आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी पेज पर बात करेंगे जो ज़मीन जायदाद खरीदने या बेचने वालों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, खासकर तब जब मामला थोड़ा उलझा हुआ सा लगे। बिल्कुल। अक्सर ये सवाल उठता है, मेरे पास भी कई लोग पूछते हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर, मान लीजिए कोई ज़मीन है या मकान है, हाँ उस पर पहले से ही कोर्ट में कोई केस चल रहा है हाँ और उसी दौरान उसे बेच दिया जाता है, उसकी रजिस्ट्री भी हो जाती है बाकायदा। हाँ तो सवाल ये है कि क्या वो रजिस्ट्री कानूनी तौर पर टिक पाएगी, वैलिड होगी? सही। और ये स्थिति काफ़ी लोगों को परेशान करती है ना? इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं उसका आधार है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52। हाँ, सेक्शन 52, जी। जिसे लिस पेंडेंस का सिद्धांत भी कहते हैं। और साथ ही हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों पर भी नजर डालेंगे जो इस मुद्दे को और साफ करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इस कानूनी पहलू को थोड़ी सरल भाषा में समझें। ये जाने कि ऐसे सौदे में खरीदार के लिए क्या क्या जोखिम, क्या खतरे छिपे हैं और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि बाद में कोई, क्या कहते हैं, बड़ी मुसीबत खड़ी ना हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इस जटिल विषय की परतें खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये धारा 52 या लिस पेंडेंस का सिद्धांत आखिर है क्या? सुनने में थोड़ा भारी लगता है ये शब्द। हाँ, लिस पेंडेंस। देखिए, ये लैटिन भाषा का टर्म है। लिस मतलब लिटिगेशन या वाद, और पेंडेंस मतलब पेंडिंग या लंबित। तो सीधा से मतलब हुआ लंबित वाद, यानी पेंडिंग सूट। अच्छा, पेंडिंग सूट। हाँ, और धारा 52 का जो मूल मंत्र है वो बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि अगर किसी अचल संपत्ति, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे जमीन, मकान। हाँ, जमीन, मकान, उसके अधिकार को लेकर, उसके टाइटल को लेकर किसी सक्षम न्यायालय, मतलब कॉम्पिटेंट कोर्ट में कोई मुकदमा सही तरीके से चल रहा है, पेंडिंग है, तो उस मुकदमे के दौरान उस संपत्ति को हस्तांतरित, मतलब ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इस तरह से कि मुकदमे के किसी दूसरे पक्ष के अधिकारों पर, राइट्स पर कोई बुरा असर पड़े। अच्छा, यानी जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी के साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं कर सकते जिससे दूसरे पार्टी का नुकसान हो जाए। एग्जैक्टली। पर ये जरूरी क्यों है? मतलब कानून ऐसा क्यों कहता है? देखिए, ये इसलिए जरूरी है ताकि जो न्याय प्रक्रिया है, जो कोर्ट की कार्रवाई है, उसकी गरिमा बनी रहे। आप सोचिए, अगर दो लोगों में, मान लीजिए, एक मकान के मालिकाना हक का केस चल रहा है और केस के दौरान ही एक पार्टी जिसके कब्जे में मकान है वो उसे बेच दे, तो जब कोर्ट का फैसला आएगा, मान लीजिए दूसरे पार्टी के हक में आया, तो उस फैसले का क्या मतलब रह जाएगा? हाँ, प्रॉपर्टी तो बिक चुकी होगी। बिक चुकी होगी। तो फैसला किस पर लागू होगा? तो ये सिद्धांत, जिसे आवश्यकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं, ये बेसिकली ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी पक्ष मुकदमे के दौरान प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके कोर्ट के फैसले को बेकार ना बना सके। अच्छा, समझ गई। और जो दूसरा पक्ष है, उसके हितों की भी रक्षा हो। सही। ये एक तरह से कोर्ट की कार्यवाही और उसके अंतिम फैसले को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये हर तरह के प्रॉपर्टी केस पर लागू हो जाता है? मतलब इसकी शर्तें क्या हैं? कब कहेंगे कि हाँ, अब सेक्शन 52 लागू होगा? नहीं, हर केस पर नहीं। इसकी कुछ निश्चित शर्तें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त, जैसा मैंने कहा, मुकदमा किसी सक्षम सिविल कोर्ट में लंबित होना चाहिए, पेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट। दूसरी, वो मुकदमा दुर्भावनापूर्ण यानी कोलिजिव नहीं होना चाहिए। कोल्यूसिव मतलब ऐसा ना हो कि वादी और प्रतिवादी, यानी केस करने वाला और जिसके खिलाफ केस हुआ है, वो आपस में मिले हुए हों और उन्होंने सिर्फ किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी कानून से बचने के लिए झूठा केस फाइल कर दिया हो। अच्छा, यानी मिलीभगत वाला केस नहीं होना चाहिए, असली विवाद होना चाहिए। बिल्कुल, जेन्युइन डिस्प्यूट होना चाहिए। तीसरी शर्त, मुकदमा सीधे तौर पर किसी अचल संपत्ति से जुड़े अधिकार के बारे में होना चाहिए। सिर्फ कब्जे का या किराए का झगड़ा नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी के टाइटल, मालिकाना हक या उसके विभाजन, पार्टीशन जैसे अधिकार का सवाल होना चाहिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ किराए का मसला है तो ये लागू नहीं होगा। सामान्यता नहीं, अधिकार पर सीधा असर होना चाहिए। चौथा, संपत्ति का जो हस्तांतरण हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, वो मुकदमे के किसी पक्षकार द्वारा ही किया गया हो। मतलब जो पार्टी केस लड़ रही है उसी ने बेचा हो। ठीक है। और पांचवी और आखिरी शर्त, वो हस्तांतरण ऐसा हो जो मुकदमे के दूसरे पक्षकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, उसके राइट्स को इफेक्ट करता हो।
अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तभी सेक्शन 52 पिक्चर में आता है। ठीक है, ये 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब एक और सवाल जो दिमाग में आ रहा है, ये वाद का लंबन या मुकदमा पेंडिंग कब से माना जाता है? क्या जैसे ही मैंने कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया तभी से? नहीं, सिर्फ केस फाइल करना या वाद पत्र प्लेंट प्रस्तुत करना काफी नहीं है। कानून कहता है कि वाद लंबित तब माना जाता है जब सक्षम न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जाए और न्यायालय उसे विचारण के लिए पंजीकृत कर ले, मतलब रजिस्टर कर ले। अच्छा, कोर्ट का उसे एडमिट करना, रजिस्टर करना जरूरी है। हाँ, कोर्ट उसे स्वीकार करे कि हाँ ये केस सुनने लायक है, तब से लंबन शुरू होता है। और ये कब तक लंबित रहता है? मतलब कब तक सेक्शन 52 का असर रहेगा प्रॉपर्टी पर? ये तब तक लंबित माना जाता है जब तक कि मुकदमे का अंतिम निर्णय या डिक्री नहीं आ जाती। फाइनल जजमेंट। हाँ, फाइनल जजमेंट या ऑर्डर। और सिर्फ जजमेंट आना काफी नहीं है, उस निर्णय का पूरी तरह से पालन भी हो जाना चाहिए। मतलब उसका एग्जीक्यूशन या सैटिस्फैक्शन हो जाए, या फिर उस निर्णय को लागू कराने की जो कानूनी समय सीमा है वो समाप्त हो जाए। ओह, मतलब ये तो काफी लंबा समय हो सकता है। बिल्कुल, सालों लग सकते हैं। तो केस रजिस्टर होने से लेकर जजमेंट के पूरी तरह लागू होने तक ये सिद्धांत उस प्रॉपर्टी पर एक तरह से छाया रहता है। इसमें कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार कितना मायने रखता है? मान लीजिए किसी ने केस गलत कोर्ट में फाइल कर दिया। क्षेत्राधिकार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर केस सही कोर्ट में दायर नहीं हुआ, जिसका उस मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है, तो सेक्शन 52 लागू नहीं होगा। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें भी पेच है। मान लीजिए गलती से किसी ने ऊंची कोर्ट में केस फाइल कर दिया जहां क्षेत्राधिकार नहीं था, पर उस कोर्ट ने उसे स्वीकार करके सही निचली कोर्ट को भेज दिया। तो जिस तारीख को ऊंची कोर्ट ने स्वीकार किया था उस तारीख से लंबन माना जा सकता है। लेकिन अगर कोर्ट क्षेत्राधिकार न होने के कारण वादपत्र ही लौटा देती है, कहती है कि यह हमारे पास नहीं चलेगा, सही जगह जाओ, तो लंबन तभी शुरू होगा जब उसे सही कॉम्पिटेंट कोर्ट में दोबारा पेश किया जाएगा और वो उसे रजिस्टर करेगी। और वो गरीब व्यक्ति वाला क्या मामला था? हाँ, अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास कोर्ट फीस देने के पैसे नहीं हैं और वो अकिंचन पॉपर के तौर पर केस दायर करने की अनुमति मांगता है, तो जिस दिन कोर्ट उसे ये अनुमति देती है उसी दिन से वाद दायर हुआ माना जाता है और सेक्शन 52 लागू हो जाता है। अच्छा। संक्षेप में, सही कोर्ट में केस का होना और रजिस्टर होना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया की बातें समझना बहुत जरूरी था। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के मन में घूमता है। मान लीजिए मुकदमा लंबित है, सेक्शन 52 की सारी शर्तें भी पूरी हो रही हैं, और फिर भी किसी ने वो प्रॉपर्टी बेच दी, बाकायदा सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर रजिस्ट्री भी करवा ली। तो अब उस रजिस्ट्री का क्या होगा? क्या वो सीधे सीधे गैर कानूनी या रद्द मान ली जाएगी? नहीं, पर जैसा आपने कहा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, सीधे तौर पर वो रजिस्ट्री शून्य, वॉइड या अवैध, इलीगल नहीं होती जब तक कि कोर्ट ने प्रॉपर्टी के बेचने पर कोई स्पष्ट रोक, मतलब स्टे ऑर्डर न लगा रखा हो। अगर स्टे ऑर्डर नहीं है तो सब रजिस्ट्रार आमतौर पर ऐसी रजिस्ट्री करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ये जांचने का अधिकार या साधन सामान्यतः नहीं होता कि प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है या नहीं, या उस केस का क्या असर होगा। अरे, तो फिर सेक्शन 52 का मतलब क्या हुआ? अगर रजिस्ट्री हो ही सकती है तो फिर फायदा क्या है इस सेक्शन का? नहीं, फायदा है। मतलब ये है कि वो जो रजिस्ट्री हुई है वो सशर्त होती है, कंडीशनल होती है। सशर्त? कैसी शर्त? शर्त ये कि वो रजिस्ट्री उस मुकदमे के अंतिम फैसले के अधीन होगी, सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द लिटिगेशन। उसकी वैधता या कहिए कि उसका टिकना पूरी तरह से कोर्ट के फाइनल जजमेंट पर निर्भर करेगा। अच्छा, तो रजिस्ट्री तो हो गई, पेपर बन गए, लेकिन उसकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, कोर्ट के फैसले की तलवार। बिल्कुल सही समझा आपने। एग्जैक्टली यही स्थिति है। ये तो खरीदार के लिए बहुत बड़ा जोखिम हुआ फिर। बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा जोखिम ही यही है खरीदार के लिए। सोचिए, अगर मुकदमे में वो प्रॉपर्टी बेचने वाला यानी विक्रेता जो केस में पार्टी था वो हार जाता है, तो कोर्ट का जो फैसला आएगा वो उस ट्रांसफर पर भारी पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि खरीदार ने जो रजिस्ट्री कराई थी वो बेअसर हो सकती है, रद्द हो सकती है, उसे वो प्रॉपर्टी गंवानी पड़ सकती है। बाप रे, मतलब लाखों करोड़ों रुपए आपने लगा दिए, घर बना लिया शायद,
और फिर पता चले कि ये प्रॉपर्टी तो आपकी है ही नहीं, हाँ, ये बिल्कुल संभव है। तो खरीदार का पैसा उसका क्या होगा, वो कैसे मिलेगा? देखिए, कानूनी तौर पर खरीदार के पास रास्ता यही बचता है कि वो विक्रेता से, जिसने उसे प्रॉपर्टी बेची थी, उससे हर्जाना डैमेजेस मांगे या अपना पैसा वापस मांगे। लेकिन आप खुद सोचिए, जो आदमी कोर्ट में केस हार गया है, प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल गई है, क्या उसके पास पैसा लौटाने की क्षमता होगी या नियत होगी? मुश्किल है। पैसा वसूलना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल, कई बार नामुमकिन भी साबित हो सकता है। खरीदार का पैसा डूब सकता है। और अगर मान लीजिए विक्रेता ने खरीदार को बताया ही नहीं था कि प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा है, जानबूझकर छुपा लिया, ये तो सरासर धोखा हुआ। हाँ, ये बिल्कुल धोखा है, फ्रॉड है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में, विनोद सेठ बनाम देवेंद्र बजाज 2010 का मामला है, उसमें कहा भी है कि अगर विक्रेता ने ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है तो खरीदार धोखाधड़ी, फ्रॉड का दावा कर सकता है विक्रेता पर। तो फ्रॉड का केस कर सकता है। हाँ, कर सकता है। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। मान लीजिए खरीदार फ्रॉड का केस जीत भी गया, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ धोखा हुआ है, विक्रेता हर्जाना दे, पर इससे उसे वो प्रॉपर्टी पर अधिकार मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का हक तो उस मूल मुकदमे के फैसले से ही तय होगा जो सेक्शन 52 के तहत चल रहा था। धोखाधड़ी का केस आपको हर्जाना दिलवा सकता है, पर प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं बदल सकता अगर मूल केस का फैसला खिलाफ आया है। यानी खरीदार तो बुरी तरह फंस सकता है, उसका भाग्य पूरी तरह से विक्रेता के केस के नतीजे से जुड़ गया, भले ही वो उस मूल केस में पार्टी भी ना हो। बिल्कुल, यही लिस पेंडेंस का सिद्धांत है। वो ट्रांसफर को कोर्ट के फैसले के अधीन कर देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ और फैसले हैं जो इस स्थिति को, इस जोखिम को और ज्यादा साफ करते हैं? हाँ, कई महत्वपूर्ण फैसले हैं इस पर। एक तो बहुत पुराना क्लासिक जजमेंट है प्रिवी काउंसिल का, गौरी दत्त महाराज बनाम सुकुर मोहम्मद 1948 का। उसने ही ये नींव रखी थी कि लंबित मुकदमे के दौरान किया गया ट्रांसफर अदालत के अंतिम आदेश को प्रभावित नहीं कर सकता। अच्छा। फिर एक और बहुत अहम केस है बेलाची मृत बनाम पकीरन 2009। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि लंबित मुकदमे के दौरान ट्रांसफर वैध रूप से रजिस्टर हो सकता है। सब रजिस्ट्रार रोक नहीं सकता शायद, लेकिन वो ट्रांसफर हमेशा कोर्ट के अंतिम डिग्री के अधीन रहेगा। और खरीदार का क्या? और सबसे खास बात जो इस केस में कही गई कि जो नया खरीदार है, भले ही वो मूल मुकदमे में पार्टी नहीं बनाया गया हो, फिर भी वो कोर्ट के अंतिम फैसले से बंधा होगा, बाउंड बाय द डिक्री। यानी अगर विक्रेता केस हारा तो खरीदार प्रॉपर्टी खो देगा, उसका कोई इंडिपेंडेंट अधिकार नहीं बनेगा उस फैसले के खिलाफ। ये बिलाची वाला फैसला तो खरीदार के लिए वाकई बहुत चिंताजनक है। हाँ, ये खरीदार के जोखिम को बिल्कुल स्पष्ट करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी कोई रोशनी डाली है कि ये सेक्शन 52 अपने आप लागू होता है या कोर्ट को कुछ कहना पड़ता है, और सब रजिस्ट्रार का क्या रोल है इस सब में? बिल्कुल, एक और केस है टीजी अशोक कुमार बनाम गोविंदम्मल 2010। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिस पेंडेंस का सिद्धांत अपने आप, मतलब कानून के आधार पर ही, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लागू होता है। इसके लिए कोर्ट के किसी अलग से आदेश की जरूरत नहीं है कि हाँ इस प्रॉपर्टी पर सेक्शन 52 लागू है, वो है तो है। अच्छा, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है, अगर शर्तें पूरी हो रही हैं। और जैसा मैंने पहले भी बात की, सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करने से सामान्यतः मना नहीं कर सकता। जोखिम पूरी तरह से खरीदार का है। बायर बीवेयर वाली बात। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन क्या हर तरह के प्रॉपर्टी विवाद पर यह धारा लागू हो जाती है? आपने पहले इशारा किया था, जैसे मान लीजिए किराएदार और मकान मालिक का झगड़ा है, सिर्फ किराए को लेकर। नहीं, ये एक बहुत जरूरी अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने हार्देश ओरियस प्रॉम्प्ट लिमिटेड बनाम हेड एंड कंपनी 2007 केस में यह साफ किया था कि सेक्शन 52 तभी लागू होती है जब मुकदमा सीधे तौर पर अचल संपत्ति के अधिकार, राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित हो। अधिकार मतलब जैसे मालिकाना हक या प्रॉपर्टी का विभाजन या उस पर कोई चार्ज क्रिएट करने का अधिकार। अगर विवाद सिर्फ किराए को लेकर है कि किराया कितना होना चाहिए या किराएदार ने किराया नहीं दिया, या सिर्फ कब्जे को लेकर है जिसमें मालिकाना हक विवादित नहीं है, तो उन मामलों में सामान्यतः सेक्शन 52 लागू नहीं होगी। अच्छा, ये एक राहत की बात है कुछ मामलों में। हाँ, विवाद का नेचर देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें एक आम आदमी के समझने के लिए, तो व्यावहारिक परिणाम क्या है? मतलब क्या हो सकता है आखिर में? देखिए, बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये 4 मुख्य बातें हैं। पहला, अगर मुकदमे में विक्रेता यानी जिसने प्रॉपर्टी बेची वो जीत जाता है, हाँ, तो खरीदार की रजिस्ट्री पक्की हो जाएगी, वैध मानी जाएगी, वो सेफ है। ठीक है। दूसरा, अगर मुकदमे में विक्रेता हार जाता है तो खरीदार की जो रजिस्ट्री हुई थी
वो कोर्ट के फैसले के अधीन होने के कारण रद्द हो सकती है या बेअसर हो सकती है और उसे संपत्ति गंवानी पड़ सकती है। ये सबसे बड़ा खतरा है। हाँ। तीसरा, अगर खरीदार को मुकदमे की जानकारी नहीं थी, उसे धोखे में रखा गया था, तो भी जैसा हमने डिस्कस किया, वो केवल विक्रेता से हर्जाना मांग सकता है। प्रॉपर्टी पर हक शायद ना मिले और हर्जाना मिलना भी पक्का नहीं। सही। और चौथी स्थिति जो थोड़ी अलग है, अगर कोर्ट ने प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर पहले से ही कोई स्पष्ट स्टे ऑर्डर दे रखा था, मतलब बेचने पे रोक लगा रखी थी, और उस स्टे ऑर्डर की अवहेलना करके, उसे वायलेट करके रजिस्ट्री हुई है, तब वो रजिस्ट्री शुरू से ही अवैध, इलीगल और शून्य, वॉइड होगी। वो कंडीशनल नहीं, बल्कि सीधी गैरकानूनी होगी। अच्छा, स्टे ऑर्डर का उल्लंघन ज्यादा सीरियस है। बिल्कुल, वो कोर्ट की अवमानना भी हो सकती है। और अगर कोई जानबूझकर या अनजाने में सेक्शन 52 का उल्लंघन करता है, यानी केस चलते हुए प्रॉपर्टी बेच देता है, तो इसका उस मूल मुकदमे पर क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ खरीदार और विक्रेता के बीच का मामला बनकर रह जाता है? नहीं, ये मूल मुकदमे को भी प्रभावित करता है और उसे अक्सर और ज्यादा उलझा देता है। अदालत जब अंतिम निर्णय देगी, तो वो ऐसे ट्रांसफर को जो उसके फैसले के खिलाफ जाता है, उसे अवैध मान सकती है। और इससे होता क्या है कि बेवजह की मुकदमेबाजी बढ़ती है। अब जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो भी पिक्चर में आ गया। हाँ, उसका भी तो इंटरेस्ट है अब। बिल्कुल। तो हो सकता है उसे भी मुकदमे में पक्षकार बनाना पड़े, ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के तहत। फिर उसे नोटिस भेजो, उससे रजिस्ट्री के कागज मंगवाओ, केस में नए मुद्दे तय करो, फिर वो अपना बचाव करेगा। तो जो मूल केस था वो और लंबा खिंच जाता है और जटिल हो जाता है। यानी ये सबके लिए सिरदर्द बन जाता है। बिल्कुल, लिटिगेंट्स के लिए भी, कोर्ट के लिए भी। तो ये सलाह सीधे तौर पर उस सशर्त रजिस्ट्री वाले जोखिम से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हमने इतनी बात की। इस सब से बचने के लिए जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है हमारी बातचीत का। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है ड्यू डिलिजेंस, मतलब पूरी जांच पड़ताल। आलस नहीं करना इसमें। ड्यू डिलिजेंस? हाँ, मतलब क्या-क्या चेक करें? कुछ बेसिक चीजें। पहला, संपत्ति का इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकलवाएं सब रजिस्ट्रार ऑफिस से कम पिछले 15-20 साल का। इससे ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन, कोई गिरवी या कोई और कानूनी भार तो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ईसी सर्टिफिकेट। दूसरा, संबंधित कोर्ट के रिकॉर्ड्स चेक करें। आजकल कई राज्यों में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस का स्टेटस ऑनलाइन भी उपलब्ध है। प्रॉपर्टी के पते या पार्टी के नाम से सर्च करके देखें कि कहीं कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। स्थानीय स्तर पर भी पूछताछ करें, पटवारी से, आस पड़ोस से। ऑनलाइन चेक करना एक अच्छा पॉइंट है। हाँ, और तीसरा और शायद सबसे अहम, एक अनुभवी वकील की मदद लें। वकील से प्रॉपर्टी का गहन टाइटल सर्च करवाएं। वकील पूरी हिस्ट्री खंगाल सकता है, पिछले मालिकों का पता लगा सकता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देख सकता है और ये पता लगा सकता है कि टाइटल क्लियर है या नहीं और कहीं कोई मुकदमा तो लंबित नहीं है। वकील की सलाह जरूरी है। बहुत जरूरी है, खासकर जब आप बड़ी रकम इन्वेस्ट कर रहे हों। और अगर मान लीजिए इस सारी जांच पड़ताल में पता चल जाए कि हाँ, इस प्रॉपर्टी पर तो केस चल रहा है, मुकदमा लंबित है, तब क्या रास्ते हैं खरीदार के पास? अगर पता चली गया है कि मुकदमा लंबित है, तो सबसे सुरक्षित, सबसे समझदारी भरा रास्ता तो यही है कि उस प्रॉपर्टी से दूर रहें। सौदा छोड़ दें? हाँ, सौदा छोड़ दें या फिर मुकदमे के अंतिम फैसले का इंतजार करें, ये सबसे सेफ है। लेकिन अगर कोई फिर भी आगे बढ़ना चाहे, मान लीजिए प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लग रही है या कोई और वजह है। देखिए, ये बहुत रिस्की होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई इस रास्ते पर जाना चाहता है तो कुछ विकल्प सोचे जा सकते हैं, पर गारंटी किसी की नहीं। एक तो ये कि खरीदार खुद कोर्ट में अर्जी देकर उस चल रहे मुकदमे में पक्षकार बनने की कोशिश करे, खुद पार्टी बन जाए। हाँ, सीपीसी में ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत इम्प्लीडमेंट की अर्जी दे सकता है। अगर कोर्ट मान लेती है तो वो अपना पक्ष रख सकेगा। दूसरा, शायद कोर्ट से ही संपत्ति खरीदने की अनुमति ली जा सके, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है और कोर्ट सामान्यतः ऐसी अनुमति नहीं देती जब तक बहुत खास वजह न हो। लेकिन सच कहूं तो सबसे अच्छी सलाह यही है, इंतजार करें या सौदा छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, केविएट एम्प्टोर। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है बायर बिवेयर, खरीदार सावधान रहे। यह खरीदार की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपनी आंखें और कान खुले रखे, पूरी जांच करें। बाद में ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था। सही बात है। अपनी मेहनत की कमाई को बचाने की जिम्मेदारी पहले खुद की है। बिल्कुल। अच्छा,
क्या इस लिस पेंडेंस के नियम का कोई अपवाद भी है? कोई ऐसी स्थिति जहां मुकदमा चलते हुए भी ट्रांसफर पर असर ना पड़े, या ये हमेशा लागू होता है? नहीं, कुछ अपवाद हैं। मुख्य रूप से 2-3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, जैसा हमने हरदेश ओर्स केस के संदर्भ में बात की थी, अगर मुकदमा संपत्ति के मालिकाना हक या उस जैसे किसी अधिकार से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है, जैसे सिर्फ किराया वसूली का मामला है या कोई छोटा मोटा कब्जे का विवाद है जिसमें टाइटल इशू में नहीं है, तो धारा 52 लागू नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, कई बार आपराधिक मामलों में क्रिमिनल केसेस, जैसे कोई फ्रॉड का केस है या कोई और अपराध है जिसमें प्रॉपर्टी शामिल है, तो उस प्रॉपर्टी की कस्टडी या उसके डिस्पोजल का मामला दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धाराओं के तहत तय होता है, जैसे धारा 451 वगैरह। उस पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 सीधे तौर पर लागू नहीं होती, वो सिविल लिटिगेशन के लिए है। अच्छा, क्रिमिनल केस अलग है। हाँ, उनका प्रोसीजर अलग है। तो ये कुछ मुख्य अपवाद हैं। स्पष्ट है। तो संक्षेप में अगर मैं कहूं तो ये जो धारा 52 है, ये भारतीय कानून में एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच की तरह काम करती है ना? एकदम सही कहा आपने। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि अदालती कार्यवाही के दौरान कोई भी पक्ष संपत्ति के हस्तांतरण के जरिए न्याय प्रक्रिया को बाधित न कर सके, उसे निष्फल न बना सके। ये न सिर्फ मुकदमे के दूसरे पक्ष के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि ये अदालत के फैसलों की प्रभावशीलता, उनकी सैंक्टिटी को भी बनाए रखता है। और इसकी सही समझ लोगों को भविष्य की बड़ी कानूनी उलझनों से, पैसे की बर्बादी से और सालों तक चलने वाले सिरदर्द से बचा सकती है। तो आज हमने काफी गहराई से समझा कि कैसे एक लंबित मुकदमे के दौरान खरीदी गई संपत्ति की रजिस्ट्री कानूनी तौर पर हो तो सकती है। हाँ, हो सकती है। लेकिन ये एक तरह के टाइम बॉम्ब की तरह है, जिसकी सुई कोर्ट के अंतिम फैसले पर अटकी होती है। बिल्कुल। खरीदार के लिए जोखिम बहुत बड़ा है, और ये जो धारा 52 का सिद्धांत है, ये असल में न्याय की प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी स्थिति विक्रेता की ईमानदारी पर और उससे भी ज्यादा खरीदार की अपनी समझदारी और सावधानी पर बहुत कुछ निर्भर करती है। और यहीं पर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, एक अंतिम विचार के तौर पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं, और दूसरी तरफ अदालतों में मुकदमे सालों साल चलते हैं। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो संपत्ति से जुड़े लंबित मुकदमों की जानकारी है, इसको पब्लिक डोमेन में और ज्यादा सुलभ, ज्यादा पारदर्शी और आसानी से खोजने लायक बनाने के लिए किसी बेहतर सेंट्रलाइज सिस्टम की जरूरत है, ताकि कोई आम निर्दोष खरीदार अनजाने में इस तरह के कानूनी जाल में फंसने से बच सके? ये आपने बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। निश्चित रूप से इस दिशा में सोचने की और शायद कुछ करने की भी जरूरत है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, शायद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ ही लंबित मुकदमों के डेटाबेस को किसी तरह लिंक किया जा सके, या कोई ऐसा मैकेनिज्म बने कि रजिस्ट्री के समय ही ये डिस्क्लोजर अनिवार्य हो और वेरीफाइबल हो। हाँ, ताकि जानकारी छुपाई ना जा सके। बिल्कुल। अगर पारदर्शिता बढ़ेगी तो यकीनन ऐसे विवाद और धोखाधड़ी के मामले कम होंगे। ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी और उन्हें प्रॉपर्टी खरीदते समय ज्यादा सावधान रहने में मदद करेगी।